चलिए आज देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स फॉर्म, मीन्स वेरियस फॉर्म, है ना। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमको कई रूप देखने के लिए मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कई रूपों में मिलता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअल में आप अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो ये आपको कई रूपों में देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग शेप में मिलेगा ये ऑर्गेनिज्म, है ना। अलग अलग कलर में देखने के लिए मिलेगा, है ना। सबका हैबिटेट जो होगा, रहने का जो जगह होता है उसमें वेरिएशन होगा, है ना। फूड हैबिट में डिफरेंसेस होगा कि सबका भोजन जो होता है वो अलग अलग होता है ना। तो यह सब हमको देखने के लिए मिलता है। तो यह सब वेरिएशन जो देखते हैं ना, तो यह जो शुरुआत हुआ था जब अर्थ बना था, तो इस अर्थ पर जो लाइफ का ऑरिजिन हुआ था तो उस समय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हुआ था, है ना। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्लास 12 में इवोल्यूशन का चैप्टर है। तो कहा जाता है कि इसी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से सारे जितने भी अभी हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो हम अलग अलग रूप में सारे ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, यह लगभग 3 बिलियन ईयर्स का रिजल्ट है। यानी कि प्रथम जीव आए लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 3 बिलियन ईयर्स पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रोड्यूस हुआ और उसी में धीरे धीरे चेंजेज होते रहा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। जिस प्रकार से वायुमंडल में चेंजेज आ रहा था उसी अनुसार से क्या हुआ, धरती पर नए नए स्पीसीज का प्रोडक्शन होता चला गया है। इसी न्यू न्यू स्पीसीज के प्रोडक्शन से आज काफी ज्यादा संख्या में हम लोग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। इसकी संख्या जो मानी जाती है अभी, ठीक है, 5 to 30 मिलियन के आसपास। कितनी मिलती है? लगभग 5 to 30 मिलियन। ओके, कितनी मिलती है? 5 to 30 मिलियन प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमको देखने के लिए मिलता है। ओके यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखे हैं देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन नेचर। इस नेचर में क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है हमको देखने के लिए। कोई ऑर्गेनिज्म आपको छोटा मिलेगा, कोई काफी बड़ा देखने के लिए मिलेगा, कोई माइक्रोस्कोपिक होगा, है ना। किसी के 4 फुट होंगे, किसी को 2 फीट होंगे, किसी को 4 ही नहीं होंगे। कोई रेंग कर चलता है, कोई उड़ के चलता है ना। कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पर रहता है, कोई हवा में उड़ता है। तो बहुत तरह का वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलता है। यानी कि एनॉर्मस वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और यह लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अबाउट 3 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ, है ना। यह इवोल्यूशन का रिजल्ट है। लगभग 3 बिलियन ईयर्स तक इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर के हमको इतनी ज्यादा वेराइटी स्पीसीज की मिलती है ना। कहता है हम जो अभी जितना स्पीसीज के बारे में जान रहे हैं, नोन टू हैव लाइव्ड, ओनली ए फ्यू आर इन एग्जिस्टेंस टुडे। जितना स्पीसीज है अब उसमें से कुछ ही जीव जिंदा बचा हुआ है, लेकिन कुछ भी जीव बचा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है। बाकी क्या हुआ? बाकी एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया इस धरती पर से। वह एनवायरमेंट को सह नहीं पाया। एनवायरमेंट में जो चेंजेज आते जा रहा था उसके अनुसार वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया और वो समाप्त हो गया। कुछ जीवों के बारे में जानकारी हमको फॉसिल से मिलती है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जैसे कि डायनासोर आप देखें विलुप्त हो गया है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है फॉसिल से मिलती है ना। तो फॉसिल रिकॉर्ड को देख करके बायोलॉजिस्ट इसका डाटा निकालता है, लेकिन ये फॉसिल रिकॉर्ड बहुत कम है, बहुत कम के बारे में बता पाता है ना। एक्चुअली क्या है
कितना स्पीसीज इस धरती पर अभी है या कितना रह चुका है, इसका सही डाटा कोई भी नहीं बता सकता है। फिर भी जो एक अनुमान है अभी, ठीक है, कि जो जितना हम लोग अभी लिविंग स्पीसीज देख रहे हैं इस अर्थ पर ना, उससे 50 से 100 गुना ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुका है ना। जितना आप ऑर्गेनिक में भी आप देख रहे हैं अर्थ पर, उससे 100 टाइम्स ज्यादा वह विलुप्त हो चुका है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो एक बायोडायवर्सिटी का डाटा आप देख लीजिए, नीचे सारा है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर अभी है, जो सरवाइव कर रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो लगभग 5 to 30 मिलियन के आसपास है ना। मैक्सिमम कितना है? 30 मिलियन है। ओके, यहाँ तक इतना ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इसका हमारे पास परफेक्ट डाटा नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा अनुमान है ना। साइंटिस्ट यह भी कहता है कि इतना जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें से आधे से ज्यादा, हाफ ऑफ दीज, ये पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है? तो आप अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट्स होता है ना, मिडिल लाइन वाला, जहाँ पर कि टेम्परेचर भी हाई होता है, बारिश भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसी जगह बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है ना। माना जाता है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, जितना लैंड है अर्थ का, उसका 8% भाग पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और ये जो देख रहे हैं ना, हाफ ऑफ दीज, एक तरह से कह सकते हैं अबाउट 15 मिलियन स्पीसीज इस बायोडायवर्सिटी में मौजूद, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मौजूद है। लेकिन यह सब अनएक्सप्लोर्ड है, इसका हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी काफी डार्क रहता है। ठीक है, कोई सॉइल के अंदर है, जंगल के अंदर है, पानी के अंदर है, वहां तक साइंटिस्ट का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सबका डाटा नहीं आ पाता है। तो 50% तो ऐसे ही चला गया हमारा, जिसके बारे में हमको डाटा नहीं मिल पाया। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, अनुमान है कि वह जो है ट्रॉपिकल ओशियन के रीफ फॉर्मेशन में वो रहता है। क्योंकि जब कोई समुद्र में जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड करता है, जिसका कि सेल वाल थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का बना होता है, तो उसका बॉडी तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसका बॉडी मटेरियल जो होता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है, वह सब मिलकर के एक रीफ का फॉर्मेशन करता है, एक तरह से कह सकते हैं रॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसमें कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं यहाँ पर? कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला तो हो गया हमारे पास डाटा कि ये अनएक्सप्लोर्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला ये हमको नहीं मिलने वाला है। दूसरा है कि ट्रॉपिकल ओशियन का जो रिप फॉर्मेशन है वाटर के अंदर, यह भी हमको नहीं मिलने वाला, यानी इसकी भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, यह भी हमारे लिए अनएक्सप्लोर्ड है। और तीसरी बात है कि हर दिन नए नए स्पीसीज खोजे जा रहे हैं। ठीक है, हर दिन नए नए स्पीसीज खोजे जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाटा हमारे पास नहीं है, बिकॉज दिस एरियाज आर अनएक्सप्लोर्ड एरिया, है ना। यहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन जितनी हमारे पास पहुंच है, जितना हमने पता लगाया है, अगर उसका अनुमान देखें, उसका डाटा देखें, तो हमारे पास ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज का डाटा हमारे पास है। इतना का कैरेक्टर हमको पता है ना, इतना का नॉमेनक्लेचर हमको पता है, इतना का साइंटिफिक नेम हमें पता है, इतना का हमको सिस्टमेटिक पोजीशन पता है ना। यानी कि इसका स्टडी वेल मैनर में हुआ है, इतना स्पीसीज का, क्योंकि इसे साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है। क्लियर है? इसमें से भी ये जो देख रहे हैं ना 1.8 मिलियन स्पीसीज, वैसे नया डाटा जो है ये 1.9 मिलियन है ना, लेकिन एनसीईआरटी अभी इसको यूज नहीं कर रहा है, तो हमको यही वाला यूज करना पड़ेगा। यही डाटा अभी अनमोल है हमारे लिए, जो एनसीईआरटी कहता है वही बेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये जो 1.7 टू 1 मिलियन स्पीसीज है ना, इस स्पीसीज का लगभग 70% जो स्पीसीज है वो एनिमल है ना। 70% क्या है, वो एनिमल्स, यहाँ देख सकते हैं मोर देन 1 लाख है ना। इतना जो है 1 लाख नहीं, 10 लाख 1 मिलियन है ना। 1 मिलियन स्पीसीज क्या है यहाँ पर, एनिमल मौजूद है। ओके, यहाँ तक 22% जो है प्लांट्स है एंड फंजाई है ना। अब बाकी जो बच गया रेस्ट एनिमल, तो वो रेस्ट दूसरा हो गया है ना। बाकी जो एनिमल जो बच गया, एल्गी वगैरह सब है, चूहा है, ये सब जो भी है वो है। 70% अगर एनिमल में हम देखें तो इस 70% का यानी कि 10 लाख का है ना, इसका 70% भी इंसेक्ट है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर इस धरती पर ऑर्गेनिज की बात करें तो वो इंसेक्ट है। दैट कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा है ना। ये किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। क्लियर है, किसका मेंबर है ये, आर्थ्रोपोडा का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कि 70% जो है, यानी 10 लाख के आसपास, इसका भी 70% यानी कि लगभग 7 लाख के आसपास, ठीक है। यानी कि 7.5 से 8 लाख के बीच जो है वो इंसेक्ट ग्रुप का है, यानी कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप का। यानी कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आप ये पढ़े हुए भी है। तो इंसेक्ट जो है यहाँ पर लार्जेस्ट ग्रुप बनाता है ना। और प्लांट्स और फंजाई तो ओनली 22% है टोटल स्पीशीज का, मतलब 3.5 से 4 लाख के बीच में यह पाया जाता है। क्लियर है, ये हुआ बायोडाइवर्सिटी का डाटा। लेकिन अब इतना सारा जब ऑर्गेनिज्म है तो हम सबके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही मुश्किल काम है इस 1.8 मिलियन स्पीशीज का स्टडी करना। तो इसके स्टडी को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसके लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना। आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का जब करते हैं तो वह काम आसान हो जाता है। आप जब बुक शॉप में जाते होंगे, मेडिकल शॉप में जाते होंगे, तो वहां भी बुक को क्लासिफाई करके रखा हुआ है, जिसके कारण वो आसानी से आपको कोई बुक दे देता है। मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आसानी से आपको जो है वो मेडिसिन निकाल के दे देता है, जो भी बोलते हैं वो भी तुरंत निकाल के देता है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है, काफी आसान हो जाता है। आप भी अपने घरों में कोई सामान रखते हैं तो उसको भी क्लासिफाई करके रखते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर के आधार पर, ताकि उसको ढूंढना आसान हो जाए। तो जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने माइक्रोब्स हैं, सब के लिए हमको अगर सब पढ़ना है तो सबका हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है यह होता है कुछ कॉमन कैरेक्टर, है ना। जो सिमिलर कैरेक्टर वाले ग्रुप्स होंगे उसको हम लोग एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसे कि बर्ड्स है, हमने बर्ड्स एक ग्रुप बनाया है ना, एक क्लास बनाया सपोज करते हैं, जिसमें किसको हम लोग जगह दे सकते हैं, जो उड़ सकता हो, कैन फ्लाई, है ना, जिसके पास विंग्स हो, है ना, जिसके पास बीक हो, है ना, जिसमें टीथ नहीं हो। तो इस तरह के हम लोग कई कैरेक्टर को देखते हैं ताकि हमारे बर्ड्स की पहचान हो जाती है। क्लियर है, इससे क्या होता है, बर्ड्स की पहचान हो जाती है हमारी। यानी कि अगर हम एक क्रॉ का स्टडी कर ले तो इसमें जितने बर्ड्स है सब का स्टडी हो जाए, क्योंकि सब में लगभग यही चीज है। तो जब इतना कैरेक्टर मिला तो और भी इसमें बहुत सारा कैरेक्टर मिल जाएगा। तो यानी कि अगर हम एक ग्रुप के, एक क्लास के एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर ले तो उस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका स्टडी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इसी क्लासिफिकेशन को करने के लिए, इसे स्टडी को आसान बनाने के लिए शुरू से ही कई लोग क्लासिफिकेशन में जुटे हुए हैं। जैसे देखिए आप, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये नॉन टेक्निकल क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। पहले क्या है, अरिस्टोटल है, तो जानते हैं अरिस्टोटल के बारे में। इसी को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी,
है ना। ये कौन थे? तो ये बायोलॉजी के फादर भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी से संबंधित पहली बार कुछ खोज किया था, है ना। बायोलॉजी जो देन है वो इसी का देन है। बायोलॉजी जो ब्रांच आया है साइंस का, वो किसका देन है? वो अरिस्टोटल का देन है। यहीं से शुरुआत हुई है, इसीलिए अरिस्टोटल को कहते हैं हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। क्या किया था कि इन्होंने कुछ यानी 100 के आसपास प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। यानी इन्होंने अपने समय में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबको इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा, ठीक है। एक ग्रुप प्लांट्स का, दूसरा ग्रुप एनिमल्स का, है ना। फिर प्लांट्स को भी इन्होंने क्लासिफाई किया, है ना। इन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया। जो सबसे छोटा दिखा उसको उन्होंने हर्ब्स का, यानी हर्ब्स में क्या होता है, एक तो जमीन पर से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, जैसे ग्रास सबको देख लो, हर्ब्स, ठीक है। दूसरा इन्होंने बनाया श्रब्स को। इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग जो होती है ना थोड़ा सा ऊपर जा करके होती है, जमीन है अगर है थोड़ा ऊपर जाता है तब ब्रांचिंग इसमें शुरू होता है। और तीसरा ग्रुप उन्होंने बताया ट्रीज का। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तब ब्रांचिंग इसमें होता है। क्लियर है? तो यह ट्री कहलाया, ये प्लांट का ग्रुप हुआ। ओके, उसी तरह से एनिमल का भी उन्होंने ग्रुप किया, एनिमल का भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जमीन पर रहता है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, और जो पानी में रहेगा वो एक्वाटिक एनिमल, और जो हवा में रहता है जो उड़ता है उसको एरियल। यानी कि जो भी रहे क्लासिफिकेशन उन्होंने कुछ तो आसान कर दिया कि उन्होंने पहले सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स 2 भागों में बांटा, प्लांट्स में बांटा और एनिमल्स में बांटा, ठीक है। और प्लांट्स को उन्होंने 3 भागों में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, है ना। एनिमल्स को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा, उसके रहने के आधार पर कौन कहाँ कहाँ रहता है। अगर वाटर में रहता है तो एक्वाटिक, जमीन में रहता है तो टेरेस्ट्रियल, हवा में रहता है तो एरियल। क्लियर है? एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा है कि चला, लेकिन फिर बाद में यह सब अनएक्सेप्टेड हो गया क्योंकि बहुत सारा इस सब में डिमेरिट था। तो आप पढ़ेंगे उसको भी आगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास है चरक का, है ना। कौन सा है? चरक का। चरक का कोई विशेष क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन में रोल जरूर है। इन्होंने भी अपने समय के लगभग 200 से भी ज्यादा एनिमल्स का, 340 से भी ज्यादा प्लांट्स का, है ना, इतना का डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में किया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी चरक संहिता, जिसमें कि इंडियन मेडिसिन के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। इंडियन मेडिसिन का मतलब ये नहीं एलोपैथिक का, मतलब आयुर्वेदिक का, जो भी उस समय एनिमल्स या प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज होता था उस किताब में उसका डिस्क्रिप्शन है, जिसमें लगभग 200 से भी ज्यादा एनिमल्स का, 340 से ज्यादा प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन है उसमें। तो कुछ तो इन्होंने भी कलेक्शन किया, अरिस्टोटल से थोड़ा ज्यादा तो किया, इसलिए इसका नाम इस क्लासिफिकेशन में लिया जाता है ना। फिर जॉन रे आया, ठीक है। जॉन रे का भी बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है इन्होंने। लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है स्पीसीज, इस टर्म को इन्होंने दिया और इसको इन्होंने डिफाइन किया, है ना। इन्होंने स्पीसीज टर्म को दिया, ये मेडिकल में आता है क्वेश्चन, किसको कहते हैं स्पीसीज? तो वन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग नेचुरल ग्रुप्स। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक स्पीसीज है क्योंकि हम लोग का आपस में ग्रुप है। काव है, बफेलो है, क्रॉ है, पैरोट है, ये सब एक एक स्पीसीज अलग अलग करके, है ना। तो स्पीसीज वो है जो इंटरब्रीड कर सकता है ना, यानी आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता हो, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर रिप्रोडक्शन करेगा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना। अगर क्रॉस करता है, इंटरब्रीड करता है, तो ये क्या करता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो इस ऑफस्प्रिंग भी नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर ऐसा है तो जिसके बीच में इंटरब्रीड हुआ है वो वन स्पीसीज का कहलाएगा, वो एक ही स्पीसीज का होगा। तो जॉन रे ने इसी का कंसेप्ट दिया था,
क्लियर है। और बाद में इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। इन्होंने एक की सिस्टम को डेवलप किया, है ना, इन्होंने एक की सिस्टम को डेवलप किया क्लासिफिकेशन में, है ना, खास करके स्पेसीज को, क्लियर है, खास करके इन्होंने स्पेसीज को, है ना। की सिस्टम क्या होता है आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए आते कैरोलस लिनियस, यहाँ से कुछ टेक्निकल शुरू हो गया क्लासिफिकेशन, है ना। इसका अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाम आता है तो इसका नाम आता है ना, 1707 से लेकर के 1778 तक इसका लाइफ रहा। इसका नाम है, इन्होंने भी जितना भी इसके समय में ऑर्गेनिज्म था इसको उन्होंने दो भागों में इन्होंने बांटा, है ना। एक वही प्लांट जिसको प्लांटी कहा गया, बाद में एनिमल, है ना, जिसको एनिमेलिया कहा गया, है ना, एनिमेलिया और प्लांटी, है ना। तो कैरोलस लिनियस का भी क्लासिफिकेशन काफी दिनों तक मान्य रहा। वैसे इसमें भी काफी सारी गलतियां रही, लेकिन एरिस्टोटल ने भी यही किया था, इन्होंने भी यही किया, लेकिन एरिस्टोटल ने जो क्राइटेरिया लिया था वो क्राइटेरिया ज्यादा सही नहीं था, है ना। लेकिन कैरोलस लिनियस ने जो क्राइटेरिया लिया था वो ज्यादा परफेक्ट था, और उस क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में दो भागों में सारे ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। इन्होंने लगभग 5900 स्पीसीज प्लांट्स का, कितना, 5900 स्पीसीज प्लांट का क्लासिफिकेशन किया, और इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बुक, जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, याद रखना है, नीट में आता है ना। तो स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, क्लियर है यहाँ तक। तो ये कैरोलस लिनियस ने किया था 5900 स्पीसीज का। उसी तरह से एनिमल का भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, लगभग 4200 स्पीसीज का। इसके लिए भी उन्होंने एक बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी, है ना, याद रखना बुक का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना जो स्पीसीज एनिमल का डिस्क्रिप्शन किया गया है वो उसका 10th एडिशन था बुक का, है ना। बुक का हर साल एडिशन आता है, जब भी उसमें कुछ सुधार होता है तो उसका एक एडिशन आता है, ठीक है। तो इसका 10th एडिशन आ चुका था 1758 में, जिसमें कि उन्होंने एनिमल का डिस्क्रिप्शन किया था, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन इसका रहा वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावे जो कैरोलस लिनियस को जाना जाता है स्पेशली, जो क्लासिफिकेशन के लिए इसको नहीं जाना जाता है ज्यादा, है ना, लेकिन इसको जाता है साइंटिफिक सिस्टम को इन्होंने डेवलप किया किसी स्पीसीज को नाम रखने के लिए, है ना। क्योंकि आज हम जानते हैं ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस होता है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका होता है, राइस का ओराइजा सैटिवा होता है, वे का टेटिकम एस्टिवम होता है ना। तो ये नाम जो देने वाला बंदा था वो कैरोलस लिनियस था, है ना। कैरोलस लिनियस ने ही इसका शुरुआत किया, इन्होंने इसका रूल्स बनाया, और फिर यह बाइनोमियल सिस्टम देने वाला पहला साइंटिस्ट बना, है ना। इन्होंने ही एक साइंटिफिक सिस्टम तैयार किया, यानी जिसमें हर एक जीव के नाम में दो शब्द होंगे, है ना, एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होता है। तो चूंकि दो शब्द था इसको कहा गया बाइनोमियल सिस्टम। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का एक छोटा सा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज करें। धन्यवाद।